हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आपका 20 मार्च और यहाँ पर 20 मार्च का एसएससी सीएचएसएल का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो चलिए आज देखते हैं कि आपका एसएससी सीएचएसएल के थर्ड शिफ्ट में 20 मार्च को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे सेकेंड शिफ्ट के हैं, आपके थर्ड मार्च के आपके शुरू करते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए यहाँ से आपका शुरू होता है जो कि आज आपका थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देश के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही 1998 में उन्होंने भारत के पोखरण सेकेंड यानी कि जो परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि इनमें से शुंग वंश का संस्थापक कौन है। तो शुंग वंश की बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस राजवंश के प्रथम शासक थे। शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी तो नहीं है। बाकी शुंग जो है उज्जैन प्रदेश के थे, जहाँ इनके पूर्वज मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति रहे हुए थे। पुष्यमित्र भी थे, वो जो अंतिम मौर्य सम्राट वृषद्रथ थे उनके सेनापति थे, और अंतिम मौर्य सम्राट वृषद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर यहाँ पर शुंग वंश की नींव मगध पर डाली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बीसीसीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो रोजर बिन्नी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी रहे और वर्तमान में बीसीसीआई यानी कि जो आपका बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष बनाए गए। यानी मुंबई के ताज होटल में हुई बीसीसीआई के एनुअल जनरल मीटिंग में इस पर मुहर लगी, और बैठक में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिन जयशाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, इसके साथ साथ दिग्गज क्रिकेटर और जो नए अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी खुद मौजूद रहे हुए थे। यानी कि रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बीसीसीआई के वर्तमान में चेयरमैन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप सभी को करवाया जाता है। हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जा करके चेक कर सकते हैं। और बाकी इन क्वेश्चंस की जो आपके क्वेश्चन इसमें पीडीएफ में दिखाई दे रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस के चारों शिफ्टों के जब हो जाएगा एग्जाम, उनकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाएँ तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, आई होप आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जगन्नाथ जो रथ यात्रा है वो किस राज्य में निकाली जाती है। तो रथ यात्रा की बात करें, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए ओडिशा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रथ यात्रा या रथ महोत्सव भारत के ओडिशा राज्य के पुरी में आयोजित किया जाने वाला एक तरह का हिंदू त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि 1 टेराबाइट में कितने बिट्स होते हैं। अगर 1 टेराबाइट की बात करें तो इसका राइट आंसर 1 ट्रिलियन हो जाएगा। यानी 1 टेराबाइट कंप्यूटर भंडारण क्षमता का एक माप होता है, जो लगभग 2 से 40वीं शक्ति है, 10 से 12वीं शक्ति है, जो कि लगभग 1 ट्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर होता है। जैसे कि 1 MB भी आपका 1024 बाइट होता है, 1 GB आपका जो होता है 1024 MB होता है ना। इस तरह से आपका यहाँ पर 1 टेराबाइट आपका पूछा गया था कि कितना बाइट होगा, तो इसमें 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक मात्रक से आया हुआ था कि जो धारिता है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो धारिता के एसआई मात्रक की बात करें तो कूलाम प्रति वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा, जिसे कि फैरड भी कहा जाता है, तथा इसे एफ से निरूपित करते हैं, यानी 1 फैरड इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मात्रक से रिलेटेड पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदार शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य में होता है। अगर उदार शक्ति युद्धाभ्यास की बात करें तो मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में की जो वायु सेना होती है, यानी एयरफोर्स के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। भारतीय सेना Su-30 MKY और C-17 विमानों के साथ युद्धाभ्यास में भाग लिया था आपके उदार शक्ति, जबकि मलेशियाई वायुसेना Su-30 MKM विमान उड़ाई थी। और ये 4 दिन का युद्ध अभ्यास दोनों वायु सेनाओं के बीच विभिन्न हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ था, 4 दिनों तक चला हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 89 यानी 89 ये किससे संबंधित है? तो जो 89 होता है ये कहता है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये इसमें अनुच्छेद 89 में कहा गया है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो ये राज्यसभा के सभापति से संबंधित होता है अनुच्छेद यहाँ पर 89 यानी कि आर्टिकल 89 अनुच्छेद 89। नेक्स्ट एक सारनाथ से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था कुछ कि सारनाथ में किसका चित्र बना हुआ है या चित्र बने हुए होंगे आपके शेरों से रिलेटेड या गाय से रिलेटेड, कि इनमें से कौन सा सारनाथ का चित्र है। तो ये क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। तो वाराणसी जो है, वाराणसी में उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले शिष्यों को एक समूह को उपदेश दिया हुआ था। और यह वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध संग कोडन्ना के ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया, जो एक राजा भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया था। तो ये आपका सारनाथ से संबंधित पूछा गया था, जहाँ पर 4 सिंह चारों तरफ कुछ सिंह के यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि सारनाथ का चित्र अगर स्तंभ आपने कभी कहीं देखा हो। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो संविधान है उसका अनुच्छेद 243 के जो है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे, यानी एससी और एसटी से रिलेटेड जो रिजर्वेशन है यानी कि इनकी जो सीटें उनको आरक्षित रखने के लिए पंचायत में ये सारी सीटें आरक्षित रहेंगी अनुच्छेद 243 के तहत। इसे आरक्षित स्थानों की संख्या उसी अनुपात में होगी जो उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों का अनुपात होता है और उसका निर्धारण उस क्षेत्र की उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन यहाँ पर आज आर्टिकल यानी कि पॉलिटी से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आए हुए थे। एक यहाँ ऊपर 89 पूछ लिया गया था और ये 243 के यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट एक कोई क्वेश्चन आया हुआ था जो कि गंगा नदी से रिलेटेड था। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया, तो जिनका एग्जाम था वो लोग और भी क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं बता के कॉमेंट बॉक्स में। तो इलाहाबाद में किस नदी से मिलती है, कुछ क्वेश्चन पूरी तरह से याद नहीं। बाकी जो त्रिवेणी संगम होता है यमुना और सरस्वती और गंगा नदी, ये संगम होता है जो कि प्रयागराज में तीनों नदियां मिलती हैं। संगम के निकट इलाहाबाद का क्षेत्र, इस कारण संगम को कभी कभी प्रयाग भी कहा जाता है। यानी प्रयाग जो स्थान है यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियां आराम से मिलती हैं जाके। तो इससे रिलेटेड कुछ गंगा रिवर से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जंगलनामा जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई। अगर जंगलनामा पुस्तक की बात करें तो अमिताभ घोष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ की बात करें यहाँ पर तो इस सुबह जो इसका सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें भी आपका अमिताभ से रिलेटेड आया हुआ था। द लिविंग माउंटेन नाम की पुस्तक, द लिविंग माउंटेन पुस्तक आई हुई थी जिसके राइटर भी अमिताभ घोष यहाँ पर थे। उन्हीं की फिर से बुक थर्ड शिफ्ट में पूछी गई। तो जंगलनामा जो पुस्तक है अब यूएस आधारी अली सेठी के संगीत और आवाज़ के साथ एक ऑडियो बुक में भी जारी हो गई, जिसको लिखा हुआ है अमिताभ घोष ने। जंगलनामा ने अपनी कविता के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार सलमान तूर द्वारा शानदार कलाकृति के साथ सुंदर बन के आश्चर्य को उजागर कर दिया है। तो ये यहाँ पर पूछा गया था जंगलमाला पुस्तक के लेखक, तो अमिताभ घोष यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कुछ ऐसा रिलेटेड था, ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है कि प्राचीन में सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था, ऐसा कुछ था। तो प्राचीन काल की बात करें तो कलिंग जो राज्य है मुख्यतः भारत का वर्तमान उड़ीसा राज्य ही है क्योंकि सबसे बड़ा था। बाकी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर हमारा पड़ोसी प्रांत उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व के अनुसार बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे ऊपर बिहार आता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1-2 क्वेश्चन जिनमें डाउट है तो उनको आपको बता देना है कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। एक आपका कंपनी से रिलेटेड कुछ था कि किस कंपनी ने 2022 में आईपीओ शुरू किया है। ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां रही जिन्होंने यहाँ पर आईपीओ शुरू किया है, लेकिन अडानी विल्मार आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, स्टूडेंट्स से पता चला है तो अडानी विल्मार ही हो जाएगा। अन्यथा और भी बात करें और कई कंपनियां हैं यहाँ पर, एग्जैक्ट जब पूरे ऑप्शन मिल पाएंगे तब बताना
आसान होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आईपीओ में लिस्टेड हुई थी 2022 में। रुचि सोया भी थी, गो एयरलाइंस भी थी, मोबिक्विक भी थी, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ये सारी कंपनियां हैं जो 2022 में आईपीओ में लिस्टेड हुई हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सारे जब तक ऑप्शन नहीं मिलते तो इसको थोड़ा यहाँ पर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। अगर वाई आई एम हिंदू की बात करें तो शशि थरूर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, शशि थरूर की अंग्रेजी में काफ़ी चर्चित रही पुस्तक वाई आई एम हिंदू है, और इसी पुस्तक के लेखक हैं। तो वाई आई एम हिंदू भारतीय राजनीतिक शशि थरूर की 2018 की पुस्तक है, यानी 5 साल पहले ही लिखी हुई है। और पुस्तक में थरूर हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में लिखा और अपने स्वयं के धार्मिक विश्वासों को स्पष्ट करते हुए मूल सिद्धांत, साथ ही भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में भी लिखा हुआ है, जो कि धर्म से संबंधित है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके 20 मार्च थर्ड शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो इन क्वेश्चंस का पीडीएफ है, उन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया जाएगा, तो आपको वहां से जुड़ जाना है, जिससे कि आपको वहां पर पीडीएफ भी मिलते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।